नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मंडल पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है और उसका आधार बन रहा है ओबीसी जनगणना। ओबीसी जनगणना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाना चाहती है तो एक हिंदुत्व का जो उनका खेला चल रहा है, सांप्रदायिकता का खेला जो चल रहा है, उसकी काट के लिए ओबीसी जनगणना का सवाल उठाया जा रहा है, खास करके बिहार में और उत्तर प्रदेश में। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी या हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चल पाती है, इसीलिए अभी तक वहां उनकी कोई सरकार नहीं बन पाई है। इसलिए नीतीश यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब निराश हो गए हैं और उनकी सांप्रदायिक जहरीली राजनीति से त्रसित हो गए हैं। इसलिए अब ओबीसी को जगाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने के लिए मन बना चुके हैं। हालांकि अभी सरकार चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चलाते हुए इधर लगभग 1 महीने से नीतीश कुमार और बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के बीच जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं और बातचीत हो रही है, और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि डील हो चुकी है ओबीसी जनगणना को लेकर, और ओबीसी जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सहमत हो गए हैं और एक दूसरे का साथ देने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इसके लिए अगर तेजस्वी यादव पदयात्रा शुरू कर दिए हैं, ओबीसी जनगणना के प्रति लोगों में जानकारी फैलाने के लिए या चेतना जगाने के लिए उन्होंने अगर पदयात्राएं शुरू कर दी है, तो नीतीश कुमार भी ओबीसी जनगणना मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा कर चुके हैं। उधर कांग्रेस भी अपने चिंतन शिविर में ओबीसी जनगणना की बात करती है और उसे कराने की मांग करती है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि इस देश में 52% मतदाता ओबीसी के हैं। अगर 1931 की हुई जनगणना के आधार पर देखा जाए तो ओबीसी की जनसंख्या पूरे देश में 52%, यानी आधे से अधिक ओबीसी हैं और आधे से कम में सारे हैं। तो अगर एक मुश्त ओबीसी में संगठन बन जाए और ओबीसी जनगणना कराई जाए, इसीलिए नहीं कराई जा रही है कि अगर ओबीसी को पता चल जाएगा कि उसकी जनसंख्या 54% या 60% या 55% हो गई है, तो उतना वो डिमांड करेगा। इसीलिए बीजेपी सरकार जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जनगणना नहीं कराने का क्या परिणाम उसे मिलेगा, अब उसे समझ में आएगा जब इस मसले पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हो जाएंगे और बिहार की राजनीति में इनका ध्रुवीकरण या इनका हिंदुत्व कार्ड या इनका हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकीकरण का जो उफान आया हुआ है वो कार्ड नहीं चल पाएगा। उत्तर प्रदेश में भी यह संभव हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की न चल पाए, लेकिन यहाँ पर ओबीसी राजनीति और पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति में जो बंटवारा हो गया है कि ओबीसी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव कर रहे हैं और दलित की राजनीति मायावती कर रही है। तो मायावती की वजह से यहाँ ओबीसी समाज में या फिर कहें कि चेतना उतनी नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि मायावती का अब अस्तित्व अपना अलग नहीं रह गया है। वो बी टीम बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी और अपना आधे से अधिक वोट
भारतीय जनता पार्टी के खांचे में डाल देती हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है। अगर मायावती और समाजवादी पार्टी में समझौता होता तो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती थी उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की और दलितों की राजनीति बिहार जैसी नहीं है। अगर बिहार जैसी राजनीति हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश से भी, जैसे कि बिहार में उखड़े हुए। तो आज जिस मुकाम पर ओबीसी जनगणना और ओबीसी राजनीति आ गई है, इसे यही माना जा रहा है कि मंडल पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। पार्ट 1 की शुरुआत 1990 में हुई थी, जब वीपी सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था और ओबीसी समाज को जगाने के लिए और ओबीसी समाज को उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने मंडल आयोग को लागू किया था। उस समय ऊंची जातियां और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जितनी छटपटाहट थी, जितनी गुस्सा थी, उसे तो वो व्यक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन किसी न किसी रूप में अपनी खींच निकालने के लिए रथ यात्रा शुरू कर दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्राएं निकाली थी वो मंडल कमीशन की वजह से निकाली थी, और मंडल कमीशन और कमंडल में इतना टकराव हुआ कि मंडलवादी शक्तियां जागृत हो गई। और उसी समय की देन है लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह। इन सब की राजनीति ओबीसी के लिए अगर चमकी है तो उसी समय से चमकी थी। लेकिन किसी भी समाज या किसी भी समुदाय का विकास एकाएक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे होता है। तो मंडल पार्ट 1 से ओबीसी में जो चेतना आई है उससे अधिक चेतना मंडल पार्ट 2 से आने वाली है। या यूं कहें कि उस समय तो मंडल कमीशन के बारे में इतना प्रचार या जानकारी आम आदमी को या गरीब लोगों को नहीं थी, लेकिन आज ओबीसी जनगणना की बात गांव-गांव में होती है, कस्बों में होती है, और ओबीसी समाज के लोग हर जगह इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन अभी चूंकि इतनी जागरूकता नहीं बढ़ पाई है जितना कि बढ़ना चाहिए, इसलिए जब वोट देने का समय आता है तो लाभार्थी बन करके और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो बन रही है हिंदू मुस्लिम करने की और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, इससे लोग परेशान हैं। और हिंदू लोग अलग परेशान हैं, पिछड़ी जातियों के लोग अलग परेशान हैं, दलित समाज के लोग अलग परेशान हैं। और कोई भी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, है तो भारत देश के नागरिक ही। और अगर एक नागरिक के ऊपर हमला किया जा रहा है तो दूसरे नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उसको बचाए। और अगर हमला करने वाला भी भारतीय है, हमला जिस पर किया जा रहा है वो भी भारतीय है, हमला अगर बचाने वाला भी भारतीय है, तो ऐसे में भारत की नागरिकता कैसे तय की जाएगी कि यहाँ पर कौन आतताई है, कौन बचाने वाला है और कौन पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी जो समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके हम वोट फिर से लोकसभा चुनाव जीत लेंगे, उसका यह समीकरण इस बार काम नहीं आने वाला है। और उसके लिए जो चाल चली जा रही है बिहार में, उसी तरह से हर राज्यों में ओबीसी के अंदर जनगणना को लेकर के एकजुटता होनी चाहिए, संगठन बनना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर ओबीसी ही इकट्ठा हो जाए, भले न उसके साथ अल्पसंख्यक हों, भले न उसके साथ दलित हों, अगर ओबीसी अकेले में ही एकजुटता हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में चुनाव जीत नहीं सकती। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ओबीसी बटा हुआ है, ओबीसी में संगठन नहीं है, ओबीसी में एकता नहीं है, और ओबीसी संघर्ष करने के मूड में नहीं दिख रहा है। उसे जो कुछ मिला हुआ है उसी में संतुष्ट है। और अगर भारतीय जनता पार्टी कोई चाल चलती है तो उसके चाल में आ जाता है और वोट देते समय वो अपना मन बदल देता है, चाहे वो लाभार्थी का मामला हो,
चाहे वो कुछ और मामला हो, चाहे वो हिंदुत्व का मामला हो, उस समय वो कट्टर हिंदू बन जाता है। लेकिन अगर ओबीसी को इस बात को की जानकारी दी जाए कि राजनीतिक पिछड़ापन से आर्थिक पिछड़ापन होता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है कि वो आपको आपका हक नहीं देना चाहती है, आपकी गिनती तक नहीं कराना चाहती है, जानवरों की गिनती करा लेती है। भारतीय जनता पार्टी जनगणना में जानवरों को शामिल कर लेती है, पेड़ पौधों को शामिल कर लेती है, लेकिन न ये किंकर जिसे कहते हैं नपुंसक, इनको भी शामिल कर लेती है। इन सब की जनगणना होगी लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि खतरा बन जाएंगे। अगर उनकी सही स्थिति पता चल जाए कि अब वो 52 से या 54 से 60% हो गए हैं तो 60% में आरक्षण निकल जाएगा, और अगर 60% आरक्षण निकल गया तो 40 बचेगा, और 40 में अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा या सवर्णों को दिया जाएगा कि ब्राह्मणों को और ठाकुरों को दिया जाएगा। और अभी की जो स्थिति है 4-5% ब्राह्मण पूरे देश में है, लेकिन वो 90% नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, ऑफिसर पद पर, क्लर्क पद पर, चपरासी पद पर हर जगह वो छाए हुए हैं। अदालतों में लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक 90% से अधिक ब्राह्मण बने हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण बने हुए हैं, हर जगह ब्राह्मण है, और मंदिरों पर तो 100% अधिकार उनका शुरू से रहा है। अगर ओबीसी जनगणना हो जाती है तो उनका ये वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और समानता अगर संविधान में है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने या राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, तो उसके तहत इन्हें करना पड़ेगा और आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न हम जनगणना कराएंगे और न आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनगणना ही नहीं कराना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल तो प्रधानमंत्री से है कि उनके हर एक वक्तव्य में, हर एक कथन में जुमला ही साबित होता है। वो अपने को एक पिछड़ा प्रधानमंत्री भी कहते हैं और पिछड़ी जातियों के लिए ओबीसी जनगणना भी नहीं कराना चाहते हैं। कितना विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख शाह और मोदी में, कि शाह भी पिछड़ी जाति का बनते हैं और मोदी भी पिछड़ी जाति का बनते हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं, या पिछड़ी जातियों की तरक्की, पिछड़ी जातियों की प्रगति वे नहीं देख सकते हैं। इसकी वजह है कि वे हिंदू बाद में हैं, मोदी और शाह बाद में हैं, और आरएसएस के कार्यकर्ता या आरएसएस के प्रचारक पहले, और आरएसएस की छत्र छाया जिस पर रहेगी वो पक्का ब्राह्मणवादी और सवर्णवादी ही होगा। इस तरह से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मोदी पिछड़ी जातियों का हित कर सकते हैं, मोदी ओबीसी का कल्याण कर सकते हैं, तो वो ओबीसी के होने के बावजूद भी ओबीसी का कल्याण करने वाले नहीं हैं, और वो मानने वाले नहीं हैं कि ओबीसी की जनगणना कराई जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी और उसमें 52% बताया गया था कि ओबीसी के लोग, इनकी जनसंख्या है पूरे देश में, और अब वो जनसंख्या बहुत बढ़ गई होगी। और 2010 में इन्हीं की पार्टी के गोपीनाथ मुंडे ने संसद में आवाज उठाई थी कि 2011 की जनगणना में ओबीसी जनगणना कराई जाए, और कराई भी गई थी जनगणना। लेकिन उस समय जनगणना का जब शुरू हुई और प्रारंभ हुई तो उसी समय सरकार बदल जाती है 2014 में। अब जनगणना की रिपोर्ट आती है तो उसको उस पर कुंडली मार के बैठ जाती है भारतीय जनता पार्टी, और उस हिस्से को लीक नहीं किया जाता है, उस हिस्से को प्रकाशित नहीं किया जाता है जिसमें ओबीसी की जनगणना दिखाई गई है। उसके लिए कहा जाता है कि बहुत जटिल और अव्यवहारिक है, आंकड़े गलत हैं, इसलिए उसे प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। आंकड़े आ गए होंगे 60%। जब हर जातियों की, मुसलमानों की संख्या की वृद्धि हो रही है, दूसरी जातियों की संख्या की वृद्धि हो रही है, तो ओबीसी की भी वृद्धि होगी, और यह वृद्धि हो सकता है कि 60 तक पहुंच गई हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने छिपा लिया
2011 के आंकड़े में 2011 में जनगणना की गई थी ओबीसी की, और विपक्ष के दबाव पर और सोनिया गांधी के पहल पर जनगणना की गई थी। और इस बार अगर सोनिया गांधी मांग कर रही हैं कि ओबीसी जनगणना कराई जाए, तो इसके पीछे भी उनका एक अपने में जो सुधार कर रही हैं, जो तब्दीली ला रही हैं और अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करना चाहती हैं, तो उसमें उन्होंने इसको शामिल किया हुआ है। जहां तक बात है कि क्यों छिपाया इन लोगों ने और फिर क्यों जनगणना नहीं करा, मान लीजिए उसमें कोई त्रुटि थी, उसमें अव्यवहारिकता थी, तो आप उसको व्यवहारिक बनाइए ना। अगली जनगणना जो 2021 की हो रही है उसमें व्यवहारिक बनाइए और उन जटिलताओं को खत्म कीजिए। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या 55% या 60% या उससे भी अधिक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2011 की जनगणना को प्रकाशित नहीं किया पूरी तरह से, और ओबीसी जनगणना वाला पार्ट छिपा लिया है और उसको समाज कल्याण विभाग के हवाले कर दिया गया। जो ओबीसी जनगणना की बात कही गई थी, लिखी गई थी रिपोर्ट में 2011 के, उसको समाज कल्याण विभाग को सौंप दिया गया और एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई कि एक्सपर्ट कमेटी इस पर जांच करे और निर्णय करे। लेकिन कुछ नहीं पता चला कि उस एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन लोग हैं और वह एक्सपर्ट कमेटी कब अपनी रिपोर्ट देगी। मतलब उसको रफा दफा कर दिया, एक तरह से दफना दिया। तो ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि ब्राह्मणवाद और सवर्णवाद को बनाए रखना चाहते हैं, ब्राह्मण और सवर्णवाद को टिकाए रखना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, ओबीसी जनगणना को रद्दी की टोकरी में डालना पड़े तो वो डाल देंगे, ओबीसी जनगणना कराएंगे नहीं, या देश का सांप्रदायिकरण करना चाहेंगे, हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहेंगे, मुस्लिम समुदाय को काट डालने मार डालने की बात करवाएंगे, और जितने भी मुस्लिम के बड़े तीर्थ हैं या बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं उन सब पर निशाना साधेंगे। चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो। मुस्लिमों का कोई भी धर्मस्थल बचने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी की बुरी निगाहों से, आरएसएस की बुरी निगाहों से और गंदी नियति से। तो इनकी गंदी नियति में सिर्फ मुस्लिमों के प्रति ही नहीं है, बल्कि वो हिंदुओं के प्रति है। और वो 54-55% या 60% हिंदुओं के प्रति जिस तरह से दोहरा रवैया इनका है, जिस तरह से एक बड़े समुदाय, एक बड़ी जाति को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनका हक मार करके बैठे हुए हैं, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है और अब सबके सामने आ गया। और आपको बता दें कि इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने, जब राजनाथ गृह मंत्री थे उस समय जब ये 2021 की जनगणना शुरू होने की बात चल रही थी, तभी उन्होंने कहा था कि इस बार ओबीसी पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जब समय आया तो संसद में इनकार कर दिया गया। और जब इस याद दिलाने के लिए या ओबीसी जनगणना के लिए दबाव डालने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलते हैं उनसे, तब भी जो है उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि ओबीसी जनगणना में बड़ी जटिलताएं थी पिछली जनगणना में और इस संभव नहीं है कराना, व्यवहारिक नहीं है कराना। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ जाता है कि अगर वो किसी का हित करना चाहती है तो वो ब्राह्मणों का हित करना चाहती है, ठाकुरों का, बनियों का, जिसकी पार्टी होने के लिए वह कुख्यात है। बाकी चाहे वो ओबीसी हो, बाकी चाहे मुस्लिम हो, सबका साथ सबका विकास इनका एक छलावा है, एक जुमला है। और उसी की आड़ में ये राष्ट्रवादी बन जाते हैं, उसी की आड़ में ये देश के चौकीदार बन जाते हैं, प्रधान सेवक बन जाते हैं। लेकिन इनका असली मंतव्य और इनकी कथनी और करनी का अंतर देखने के लिए अगर आप ओबीसी जनगणना की बात को ही देखें तो आपको लगेगा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में राज्य में रहेगी या राज्यों में रहेगी, तब तक ओबीसी जनगणना नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी।
और जब तक ओबीसी जनगणना नहीं होगी तब तक ओबीसी को उनका हक नहीं मिल पाएगा। ये दूसरे के हक पर कुंडली मार करके बैठे रहेंगे और हमेशा बैठे रहना चाहते हैं, इसलिए जनगणना नहीं कराना चाहते। अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में क्या डील हुई है इसे तो वही जाने, लेकिन इतना निश्चित है कि अगर ओबीसी जनगणना के मामले पर सर्वदलीय बैठक बिहार में कराई जा रही है और कांग्रेस ने भी इसकी मांग की है, तो ये मामला तूल पकड़ेगा और मंडल पार्ट 2 भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सबब बनेगा, कारण बनेगा। और मंडल 2 की अगर शुरुआत और सफलता सही रहेगी और अच्छे ढंग से संगठन बनेगा और लोगों में जागरूकता आएगी, तो निश्चित रूप से मंडल पार्ट 2 के बाद पिछड़ी जातियों की स्थिति सही हो जाएगी और उनका उन्हें हक मिलेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जनगणना नहीं कराना चाहती है तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, वोट पर चोट करना पड़ेगा। और अगर वोट पर चोट नहीं किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जाएगा, तो वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो कुछ करने जा रही है और जो कुछ करने की मानसिकता उसकी है, उसमें न अल्पसंख्यक बचेंगे, न पिछड़ी जातियों के लोग बचेंगे तो सिर्फ ब्राह्मण बचेंगे, ठाकुर बचेंगे, वैश्य बचेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बचेगा, सब इनके निशाने पर होंगे। तो मंडल पार्ट 2 कितना कामयाब, मंडल पार्ट 1 तो बहुत कामयाब रहा कि पिछड़ी जातियों में नौकरियां चाहे भले कम मिली हो, लेकिन राजनीतिक चेतना बहुत ज्यादा आई है और एक से एक धुरंधर नेता पिछड़ी जातियों में हो गए हैं। कुछ राज्यों में पिछड़ी जातियों की सरकार भी रही है और आज भी बिहार में मंडल पार्ट 1 की वजह से ही सरकार है और वहां पर 1990 के बाद से कोई सवर्ण जाति का या ऊंची जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना है और न बनेगा। उत्तर प्रदेश में अगर मायावती बीच में रोड़ा नहीं अटकाती तो यहां पर भी कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। तो इस तरह से अगर मंडल पार्ट 1 की तरह मंडल पार्ट 2 सफल हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदल जाएगी और ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसका सफाया हो जाएगा। ये फिर से उसी तरह से लुप्त हो जाएगी जिस तरह से 1980 के पहले लुप्त थी। और जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में अगर वो आई थी तो उसमें कई दलों का सहयोग था और उसके बाद जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी है तो कुछ भी नहीं कर पाई है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एकीकरण किया और सबका साथ सबका विकास का जुमला दिया, इसी तरह से तमाम जुमले दिए, 15 लाख का जुमला, तो इस तरह से वो कामयाब हो गए। लेकिन आगे कामयाब